अभी ज्योति डाउट पूछ रही थी, सर नोट्स में अल्फा हेलिक्स का डायग्राम ऐसा दे रखा है और लिख रखा आर ऐसे, क्या ये सही है? यही पूछ रहे हो ना ज्योति? यस सर, और उसके नीचे भी बीटा बीटा हेलिक्स का, बीटा शीट का भी मतलब सिर्फ एक ही चेन बना हुआ है। आप 2-3 बना लीजिए ना, ठीक है। और आप इसमें क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। पॉइंट तो लिख ही रखा है कि एक हेलिक्स में 3.5 अमीनो एसिड आएगा, लगभग 3.5 अमीनो एसिड अप्रॉक्स, ठीक है, ये लिख ही रखा है। अच्छा, एक बात जो बताना था, बताना ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना फोल्डिंग, जो अल्फा हेलिक्स में फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग केवल राइट हैंडेड फोल्डेड होगा, राइट हैंडेड फोल्डिंग होगा केवल, लेफ्ट हैंडिंग नहीं होगा। देखो आप गौर करो, मैं ना ऐसे आप गौर करो, यहां से फोल्डिंग जा रही है, अगर यहां से फोल्डिंग जाना स्टार्ट की तो डायरेक्शन किधर है? ये बोलो, ये कौन सा डायरेक्शन था? अभी मैंने बोला था ना, ये राइट है कि लेफ्ट है? राइट है ना। ये कोई बायोलॉजी का ऑर्गेन थोड़ी बना रहे हो आप, एक तरीके से केमिस्ट्री है ना। तो डायरेक्शन लेफ्ट और ये डायरेक्शन ये राइट और ये लेफ्ट, सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट। ये देखो हेलिक्स कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। फिर अगला हेलिक्स बनने के लिए राइट में गए कि लेफ्ट में? राइट में गए, ऐसे बन रहा है। तो अगर लेफ्ट में हेलिक्स बने तो कैसा बनेगा? यहां से चलिए और लेफ्ट में चलिए, ऐसा हेलिक्स नहीं पाया जाता है, ऐसा हेलिक्स नॉट फाउंड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कितने लोगों को बात समझ में आ गया? ऐसा हेलिक्स नहीं पाया जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक पॉइंट पहले भी बताया था मैंने आपको कि 2 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक होते हैं एल फॉर्म, एक होता है डी फॉर्म, याद है? ऑप्टिकली एक्टिव वाले। और वहां क्या बताया था, किसी को याद है? केवल एल फॉर्म प्रोटीन बनाने में भाग लेता है, डी फॉर्म प्रोटीन बनाने में कभी भाग नहीं लेता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी आप ये सीट बना लेना नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी से। ज्योति, यस सर, डाउट है? कोई डाउट नहीं। नो रीवा, सर, नो सर। अभिषेक, अभिषेक गुड नाइट, सो जाओ, बाय। यस सर। सो जाओ, सो साउंड नहीं जाओ। आ रहा था आपका। हाँ बोलो, डाउट है? सर आपका साउंड ही नहीं आ रहा था, ठीक है, बीच में डाउट साउंड है, चला डाउट गया। है, डाउट है। कुछ सुनाई नहीं दिया सर अब। अच्छा, हम जो अभी बोले वो कुछ सुनाई नहीं दिया, वीडियो नो देख सर। लेना, वीडियो देख लेना स्टार्टिंग का 9 मिनट, ठीक है। अतीक को डाउट? नो सर। नवीन? नो सर। शिवानंद? नो सर। सर एक राइबोन्यूक्लियेज दिया हाँ हुआ वो है बता रहे ये। थे, हाँ वो वही तो बता रहे थे अभी जो मीटिंग खत्म हो गया। तो बता ये रहे थे यस कि सर। एक एंजाइम का आपने नाम सुना होगा, राइबोन्यूक्लिएज। आएगा, मॉलिक्यूलर में भी एंजाइम आएगा। राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है ना, एक ऐसा एंजाइम है, इसके अंदर इस एंजाइम में अल्फा केरेटीन और बीटा केरेटीन दोनों की मात्रा पाई जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, ये एक बस पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, अगर आउट ऑफ सिलेबस कभी आएगा क्वेश्चन तो ये आने की संभावना है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसमें अल्फा एंड बीटा दोनों केरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता हो? तो एक एंजाइम है, इसका नाम है राइबोन्यूक्लियेज। कुछ भी याद नहीं, मतलब इसमें समझने वाला नहीं है, याद रखने वाला पॉइंट है कि राइबोन्यूक्लियेज ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीनेशियस एंजाइम है जिसमें अल्फा और बीटा प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, दैट्स इट। आइए टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर। आपके एनसीईआरटी में एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रखा है, और आप अगर गौर करोगे तो ऐसे बना रखा है, ध्यान देना, ऐसा ही डायग्राम है। तो ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना यार, और उन्होंने इस सेक्शन को ही काट के जूम करके दिखाया है यहाँ पे, और उसी में 4 एमिनो एसिड दिखाया है, सिस्टीन, सेरीन, ट्रिप्टोफैन और लास्ट में ग्लूटामिक एसिड। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है पता है? कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी
जहां जहां एक छोटे छोटे से सेगमेंट अगर आप काट के निकालोगे तो वो लीनियर पार्ट ही तो मिलेगा। अरे इतना पार्ट अगर लीनियर है, 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 तो इस पूरे इस सेगमेंट को आप काट के निकाल लो, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको, तो इसका मतलब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सभी स्ट्रक्चर में पा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो एब्सोल्युटली प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। वो सेकेंडरी हो सकता है, वो टर्सरी हो सकता है, वो क्वाटरनरी हो सकता है। लेकिन अगर केवल पूरा का पूरा प्रोटीन एक सिंगल रिजिड चेन के फॉर्म में पाया जाए तो ये केवल ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये केवल और केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर कराएगा। लेकिन जहां पर फोल्डिंग इस तरीके का आ गया वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो है, लेकिन उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप कई जगह प्राइमरी स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हो और एनसीईआरटी ने आपको इस सेगमेंट का प्राइमरी स्ट्रक्चर ही पढ़ाया है। कितने लोगों को बात समझ में आएगा जो मैंने बोला? रिभा, ज्योति? सर एक बार फिर से। अरे मैंने ये बोला कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये पोर्शन आपको लीनियर नहीं दिख रहा है, इतना वाला, इतना पोर्शन लीनियर नहीं है, इतना पोर्शन आपको लीनियर नहीं दिख रहा है, इतना को पोर्शन लीनियर नहीं दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे इतना को पोर्शन लीनियर दिख रहा है ना, उसको आप प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल सकते हो। यही बोला है मैंने, समझ में आया? ज्योति, चलिए, तो ये रहा, तो ये तो मैंने समझा दिया प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम आ रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर पे। देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर पता है क्या? टर्सरी स्ट्रक्चर को हम लोग कई बार बोलते हैं फोल्डेड फॉर्म ऑफ फोल्डेड प्रोटीन। क्या बोलते हैं? फोल्डेड फॉर्म ऑफ फोल्डेड प्रोटीन। तो बताइए प्रोटीन का फोल्डेड फॉर्म कौन होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पता है कि नहीं? और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप बनाना चाहे तो कैसा बनाएंगे? मान लीजिए ये चेन है उसमें ये ऐसे 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 लिपटा, दिस इज क्या? ये क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कि नहीं? बोलिए। और इसी का अगर फर्दर मैं फोल्डिंग करूं एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का, ध्यान दीजिएगा, हेलो, कंडीशन है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो इस तरीके से फोल्डेड हुआ, हेलिक्स बनाया, तो क्या बना? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये अगर फर्दर फोल्डिंग हो जाए तो क्या ऐसे हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट था ना, तो इसके आगे वाला पार्ट जो था वो और फोल्डेड हो गया इस तरीके से, उसके आगे वाला पार्ट और फोल्डेड था, वो और उसमें आके बॉन्ड बना लिया इस तरीके से। और ऐसा क्यों हुआ पता है? यहाँ पे जो आर ग्रुप थे ना, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो H बॉन्ड बना है CONH के बीच में बना है, अमाइड अमाइड के बीच में बॉन्ड बना है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। हेलिक्स में अगर बात करें तो इंट्रामोलिकुलर। अब टर्सरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बनेगा वो H बॉन्डिंग R ग्रुप के बीच में बन जाएगा। क्या R ग्रुप के बीच में कॉम्बिनेशन हो सकता है H बॉन्डिंग का? हाँ हो सकता है ना, बस H एटम के साथ कॉम्बिनेशन में इन तीनों में कोई भी मिल जाए बॉन्डिंग हो जाएगी ना बॉन्डिंग। और ये तो आसानी से मिल ही जाता है, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाने के बाद, एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाने के बाद एक्स्ट्रा H बॉन्ड और आ जाता है तो स्ट्रक्चर और फोल्डेड हो जाता है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए ना, ये वाले स्ट्रक्चर में ऑलरेडी यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग दिख रहे थे, था कि नहीं था? मगर ये जो बॉन्डिंग आया है दिस इज एक्स्ट्रा H बॉन्ड, नोट्स में मेंशन नहीं है, कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा H बॉन्ड की वजह से जो फोल्डेड पार्ट था, हेलिक्स पार्ट था, वो पास आ गए और वो इस तरीके का अपीयरेंस अब दिखा रहे हैं। तो आपको क्या ये पूरा अपीयरेंस गोल गोल स्फीयर जैसा लगभग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलिए, अरे बोलिए। क्या इसको आप स्फेरिकल और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बोलेंगे? क्या आप इसको ये बोलेंगे कि हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर? हाईएस्ट नहीं बोला है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर। अरे बोलिए, यही टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों एक बात सुन लीजिए, सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में दुनिया भर का एंजाइम होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है उसमें एंजाइम ही बायोकैटालिस्ट है। और वो बायोकैटालिस्ट जो एंजाइम है
आपको मैंने बताया मोस्टली एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। तो वो मोस्टली एंजाइम जितने भी हैं वो मोस्टली एंजाइम इसी टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं जो स्फेरिकल और ग्लोबुलर अपीयरेंस देते हैं। ये स्फेरिकल और ग्लोबुलर अपीयरेंस प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। अब सुनिएगा मेरी बात, जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की बात बोल रहा हूँ मैं, और ये बातें मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एंजाइम। आपको जब ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा ना टर्सरी स्ट्रक्चर, तो आपको पर्टिकुलर जगह पे खांच दिखेगा। मैं दिखाता हूं, दिखा एक खांच, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। 1 2 3 4 5 6 7। और ये जितने भी पॉकेट्स बने हैं ना खांच, ये ना यूं नहीं बन गए, इत्तेफाक नहीं है, ये बड़े सोच समझ के बनाते हैं एंजाइम। और ये वो साइट है जहां एंजाइम का सबस्ट्रेट जाकर बाइंड कर सकता है, जहां एंजाइम का जाकर सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है। और इस साइट को जहां पर पॉकेट या खांच दिख रहा है, क्लीवेज दिख रहा है टर्सरी स्ट्रक्चर में, उस साइट को जहां सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, उस साइट को एक्टिव साइट कहते हैं। जो लोग एंजाइम पढ़े उनको याद आ गया होगा, जो नहीं पढ़े उनको पढ़ाएंगे हम बाद में। उसको एक्टिव साइट कहते हैं। मतलब एक्टिव साइट ही एंजाइम का वो पार्ट है जहां सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और वो एक्टिव साइट टर्सरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। कितने लोगों को समझ में आया एक्टिव साइट क्या होता है? कुछ नहीं। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है तो जब फोल्डिंग होती है तो कहीं कहीं खांच रहता है, देख रहे हो, और वो खांच पर अमीनो एसिड का एक खास सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर खास सीक्वेंस होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर खास सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है। इसका मतलब एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को लेकर काफी स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वहां पे जो आर ग्रुप होगा अमीनो एसिड का, वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही बॉन्ड बनाने के लिए अलाउ करेगा। इसका मतलब एक्टिव साइट इज वेरी स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट। कितने लोगों को बात समझ में आएगा? बाकी बात मैं एंजाइम में फिर से बताऊंगा। तो एनसीईआरटी ने प्रोटीन वाले चैप्टर में इतना बस लिखा है कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी एक्टिविटी हो रही है सेल की, सेलुलर एक्टिविटी, उसके लिए टर्सरी स्ट्रक्चर का पाया जाना काफी जरूरी है। आपको कारण समझा दिया मैं, क्योंकि सेल के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में एंजाइम इन्वॉल्व होता है। वो गेट हटाओ, आवाज जा रहा है बाहर। सेल के मेटाबॉलिज्म में एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और वो एंजाइम बायोकैटालिस्ट होता है सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शन का, और वो एंजाइम मोस्टली टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाई जाती है। स्पेरिकल और ग्लोबुलर अपीयरेंस दिखता है उसका, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है। मैंने कहा था ग्लोबुलर प्रोटीन जो वाटर में इनसॉल्युबल होती है, याद कीजिए। और इसलिए इस पे जाके साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होंगे वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और साइटोप्लाज्म के जो एक्टिविटी है मेटाबॉलिक रिएक्शन उसको अंजाम देगा। यही है टर्सरी स्ट्रक्चर। और ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट जहां जहां एक्टिविटी हो रहा है, क्या इसी में वो, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। क्या इस पोर्शन पे कोई एक्टिविटी हुआ है? नहीं, वह एक्टिव साइट है ही नहीं ना। वो पार्ट जहां पर फोल्डेड पार्ट फर्दर फोल्डेड हुआ, वो पार्ट तो ये रहा, ये रहा। तो वहां पे कई सारे सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर रहे हैं, और वहां पर सेल की कोई सेलुलर एक्टिविटी चल रही है, और उस साइट को बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब एक ऐसा एरिया जहां कोई एक्टिविटी चल रहा हो। क्या इस एरिया में कोई एक्टिविटी चल रहा है? नहीं, वो तो बस स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रोटीन का। यहाँ कोई एंजाइम, ये एंजाइम है, एंजाइम का पार्ट तो है, टर्मिनल है, एंड है, लेकिन वहां कोई सबस्ट्रेट थोड़ी बाइंड कर रहा है, तो ये डोमेन नहीं है। डोमेन क्या है? ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट डोमेन है जहां पर एक्टिव साइट है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? टर्सरी स्ट्रक्चर हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। ज्योति क्लियर है? ज्योति, चलिए अब अगला है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बच्चों मैं आपको एक बार बताऊं, मेजॉरिटी प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर के ही फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्टेबल एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें शर्त पता है क्या है? ये टर्सरी स्ट्रक्चर जब बनता है, ध्यान दीजिएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन था, अभी मैंने कहा था
देख लीजिए ना यार, सिंगल ही तो है। अच्छा, अगर कल को आपसे अगर कोई ये सवाल पूछ दे, क्या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर का पार्ट पाया जाता है, तो आपका जवाब हाँ होगा या ना होगा? कितने लोगों को बोलते हैं, लगता है कि हाँ होगा? क्या टर्सरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर का पार्ट पाया जा सकता है? जवाब है हाँ। दिखाऊं कहाँ? चलिए दिखाता हूँ। ये वाला पूरा पार्ट क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। और क्या है? ये लीनियर चेन नहीं दिख रहा आपको क्या? ये लीनियर चेन नहीं दिख रहा, तो ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। ये वाला फोल्डिंग क्या है? ऐसे ये वाला फोल्डिंग क्या है? ऐसे ये वाला फोल्डिंग क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपको ऐसे देके पूछा जा सकता है, सुनेगा ध्यान से। इसको लिख देगा ए, इसको लिख देगा बी, और फिर सुनिएगा ध्यान से, इस पूरे को ऐसे घेर के लिख देगा सी। अब बोलेगा ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और इसमें आप ए, बी और सी पार्ट को रिकॉग्नाइज कीजिए। कर लोगे? अरे बोलो। ए प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, और सी डोमेन, मतलब वो टर्सरी स्ट्रक्चर का मेन एरिया है। कितनों को बात समझ में आ गया? रेवा ज्योति, चलिए अब अगला है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन था, लेकिन यहाँ पता क्या हो रहा है? अच्छा, एक टर्सरी स्ट्रक्चर को लाइए, तो ये रहा एक टर्सरी स्ट्रक्चर, देखिए इधर, ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर, मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक और टर्सरी स्ट्रक्चर लाइए, तो दूसरा टर्सरी स्ट्रक्चर, एक और लाइए, तो तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर, एक और लाइए, चौथा टर्सरी स्ट्रक्चर। हर टर्सरी स्ट्रक्चर का अपना एन और सी टर्मिनल होगा, अपना एन और सी टर्मिनल होगा। एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपना अपना एन और सी टर्मिनल रखा होगा, राइट। अब आप बताइए, ये वो एरिया है कि नहीं जो बहुत ज्यादा फोल्डेड पार्ट है, बहुत ज्यादा फोल्डेड एरिया है? बोलिए, बात सही है कि नहीं? तो क्या आप इस टर्सरी स्ट्रक्चर को ऐसा कह सकते हो, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर? अरे बोलो, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अच्छा एक बात बताइएगा, डोमेन तो यहाँ पे भी बना है, बताओ कैसे? अरे देखो ना यहाँ पे, देखो तो डोमेन यहाँ पे भी बना है, कई सारा बना है, देख रहे हो? अरे कई सारा डोमेन बना है, ये पूरा पार्ट डोमेन ही तो है, ये पूरा पार्ट डोमेन ही तो है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों के डोमेन में अंतर। डोमेन का मतलब क्या है? कैसा एरिया जहाँ एक्टिविटी चल रहा हो सेल का। इसके डोमेन में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेट किया था, फोल्डेड को ही फोल्डेड कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक से अधिक फोल्डेड स्ट्रक्चर आपस में केमिकली बाइंड हुए हैं, आपस में जुड़े हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डोमेन बनाने के लिए शर्त क्या है कि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में आके जुड़े, तब जाके जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। और ये एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपस में आके जुड़ेंगे, ये टर्सरी स्ट्रक्चर होंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो क्या आप इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हो? यस, ये रहा, देख लो ना। क्या इसमें भी आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला पार्ट ढूंढ सकते हो? यस, ये रहा, बोलो। हाँ, टर्सरी स्ट्रक्चर वाला पार्ट इसमें आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि वो फोल्डेड पार्ट ही तो फोल्डेड हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा। कितने लोगों को टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अंतर समझ में आ गया? मूल अंतर तो यही है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन, वहां एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन। पता है बच्चे, सारे प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट नहीं करते, सारे प्रोटीन क्वाटरनरी बना के नहीं रहते, कुछ कुछ ही रहते हैं। हाँ, जो रहते हैं, ये बात पक्का पता है यार, जो रहते हैं उसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। अब आपके मन में हो रहा होगा खुजली, पता है क्या सर, ये एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन सेम होगा या डिफरेंट होगा? हो रहा है ना, है ना?
सर ये सेम होगा कि डिफरेंट होगा? आपने तो सर अलग अलग कलर से बनाया है, एगो काला बनाया है, एगो भूरा बनाया है, एगो गुलाबी है, एगो नीला है, तो यहाँ पे तो डिफरेंट दिख रहे हैं, तो क्या सर सेम भी हो सकते हैं? हाँ सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, नाम सुने हो? इसमें जितने भी पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो सारे के सारे सेम ही पॉलीपेप्टाइड चेन, सभी पॉलीपेप्टाइड अपना टर्सरी स्ट्रक्चर बना के आपस में आके ऑलरेडी जुड़ जाते हैं। और डिफरेंट वाला का एग्जांपल बताऊं, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन, फेमस एग्जांपल। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, पता है ना? अरे पता है ना? इस 4 में से 2 होता है अल्फा और 2 होता है बीटा, तो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इसमें होता है एक अल्फा और एक बीटा, तो बताइए अलग अलग है कि नहीं? तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और सेम भी बना सकते हैं। अब बताइए आपके सामने जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इन तीनों एग्जाम्पल में से ये स्ट्रक्चर किसका हो सकता है? हाथ खड़ा करके बताना है जो बताना चाहते हैं। इन तीनों में से ये स्ट्रक्चर किसका हो सकता है? जो बताना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। रीवा बताइए, रीवा, रीवा। सर पॉलीमेरिक प्रोटीन से बनता है सर। वो तो ठीक है, इसमें सारे सारे पॉलीमेरिक हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने नाम मिस्टेक से पायरुवेट लिखा है, सॉरी, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, सॉरी लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, मतलब लैक्टिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन कराता है, तो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस। तो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस उसमें सारे के सारे सेम पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते होंगे जो पॉलीमेरिक प्रोटीन बनाएगा। हीमोग्लोबिन वो भी एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन रख रहे हैं, तो वो भी तो पॉलीमेरिक प्रोटीन ही है, जहाँ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इंसुलिन वो भी तो एक से अधिक रख रहे हैं, तो वो भी तो पॉलीमेरिक प्रोटीन ही है। तो आपको तो ये बताना है ना कि कहाँ पर सेम कहाँ पर डिफरेंट, वो तो मैंने बता दिया। आपको ये बताना है कि गिवन स्ट्रक्चर किसका हो सकता है। अतीक बता सकता है? हेमोग्लोबिन का सर। तब बस, अरे 4 चेन दिख रहा है, ये एक चेन हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और 4 चेन किस में मिलता है? हेमोग्लोबिन, दैट्स इट, सिंपल बात है यार। अरे समझ में आया? भले ही मैंने आपको लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज का नहीं बताया कितना पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, जरूरी भी नहीं है बता, इन दोनों का तो बताया ना यार। तीनों को समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्यों हो सकता है हेमोग्लोबिन का ही, मतलब हेमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समाप्त हुआ, इतना ही है। इतना इतना अच्छे से आप कर लीजिए, आपका स्ट्रक्चर वाला पार्ट प्रोटीन का खत्म होता है, और यहाँ जाके प्रोटीन खत्म होता है। कल से पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी से, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। वन टू थ्री क्लिक। चलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, हम समय दे रहे हैं, तब तक हम होमवर्क दे रहे हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
यहाँ पे जो मैं होमवर्क देता हूँ 11th क्लास के अकॉर्डिंग देता हूँ, ठीक है, शाम वाले में 12th क्लास के अकॉर्डिंग देता हूँ। तो आपके 11th वाले एनसीईआरटी में इतना पोर्शन पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ तक हेडिंग 9.7 पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया होगा, वहां से लेके हेडिंग 9.8 पेज नंबर 151 पर होगा, उसके चौथे लाइन तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना कीजिए, फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, और अभी अगले मीटिंग में स्टार्ट करेंगे होमवर्क का डिस्कशन। किसी को कोई डाउट है? अतीक, नवीन, नो सर। शिवानंद, नो सर। ज्योति, नो सर। रीवा, नो सर। अभिषेक, तुम्हारा अगर कुछ छूटा है तो स्टार्टिंग का नॉमिनेट वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं Okay, अगले sir. मीटिंग, हाँ मिलते हैं अगले मीटिंग में और होमवर्क डिस्कस करेंगे।